नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबर तो आज बिहार में चुनाव की होनी थी कवर, और दूसरे फेज की 122 सीटों पर प्रचंड वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक सोचिए आप 67% से ज्यादा वोटर्स घरों से निकले। किशनगंज में 75% पार, अभी ही वोटिंग 5 बजे तक हो गई है। लेकिन बीते दिन की दिल्ली की खबर ने पूरे देश में एक हलचल पैदा कर दी, और इसीलिए आज तक लगातार इस खबर पर बना हुआ है। शुरुआत में ही आपको बता देते हैं कि बीती शाम जब 6:55 पर लाल किले में मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने धमाका हुआ, जिसके बाद से ही अभी तक देखिए 3-4 बड़ी बातें हैं। पुलिस अभी भी टेरर एंगल पर खुलकर नहीं बोल रही है, खुलकर इसको आतंकी घटना नहीं बताया गया है, लेकिन सारी कड़ियां जो है वो जुड़ते हुए साफ इशारा कर रही हैं कि धमाका कराया गया है। मास्टरमाइंड भी साफ दिखाई दे रहा है, और इन सब का सेंटर अगर आप पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे तो शाम 6:55 पर एक I-20 गाड़ी इस इलाके में आती है, और आपको हम रूट भी दिखाएंगे। 6:52 के आसपास दरअसल वो वहां पर पहुंचती है। उसके बाद से वो जैन मंदिर को क्रॉस करती है, फिर आगे बढ़ती है, एक यू टर्न लेते हुए वो वापस लाल किले की तरफ आती है, और फिर ये ब्लास्ट होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं और आसपास दहशत मच जाती है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखिए, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि I-20 कार में ये शख्स अकेला था। अब इस गाड़ी को आप गौर से देखिएगा। जब ये टोल से निकल रही है गाड़ी, ये तीसरी तस्वीर है। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए, जब आप देखेंगे वो गाड़ी एक टोल से निकल रही है, उसमें सिर्फ आपको एक ही व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। देखिए बॉनेट को नोटिस कीजिएगा, बॉनेट आगे का बंद है कार का। दूसरा वीडियो देखिए, वो खुला हुआ नजर आता है, थोड़ा अलग हुआ नजर आता है। और तीसरे में आप देखेंगे एक धागे से, एक रस्सी से बाकायदा उसको बांधा गया है। ये 3 वीडियोस देखिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो कड़ियों को तलाशने की कोशिश कर रही हैं। हमने भी जब इस फुटेज को देखा तो ये 3 बातें हमने नोटिस की कि यही कार एक जगह पर, तो क्या उसमें जो ये एक्सप्लोसिव्स थे उसको बाद में लोड किया गया? क्योंकि जब सीसीटीवी से पूरे कार के ट्रैक को अलग अलग जगहों पर कहां ये गाड़ी गई है इसको ट्रैक किया गया, तब ये समझ में आया कि सुनहरी बाग मस्जिद के बाहर भी ये गाड़ी पार्क होके काफी देर रही है। उससे पहले ये बदरपुर टोल से निकली थी, तो कहां पर जाकर इसमें ये एक्सप्लोसिव्स भरे गए, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। अच्छा, एक ही आदमी दिख रहा है इस गाड़ी में, एक ही आदमी, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये फिदायीन हमला था? क्योंकि शख्स के रहते हुए ये इस गाड़ी में ये धमाका होता है। शाम के पहर का इंतजार होता है, जब सबसे भारी भीड़ इस पूरे इलाके में होती है, और तब ये धमाका किया जाता है। और इसीलिए मरने वालों की संख्या भी 9 के आसपास पहुंच चुकी है। 24 लोग घायल बताए जा रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए हुए हैं, पहले से ही निर्धारित उनका ये दौरा था, लेकिन दिल्ली में कल हुए इस पूरे धमाके को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, भारत का तेवर सख्त हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से ये साफ कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो सुरक्षा के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बयान में कहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट पर मैंने अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की, घटना के हर एक दोषी को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया। इस घटना में शामिल हर कोई हमारी एजेंसियों का कहर झेलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री ने तमाम जो NIA, NSGC के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर सबके साथ बैठक के बाद कहा है कि हर दोषी को ढूंढा जा रहा है। अब समझिए कि मामला कहां पर आगे बढ़ता है। 3 कड़ियां आपको समझनी है अगर पूरी खबर को समझना है, जांच को समझना है। सबसे पहले, बीते दिन अगर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट करती है एजेंसियां 2900 एक्सप्लोसिव्स के साथ, और ये शख्स कहां का है? पुलवामा का। 2 हॉटबेड नजर आ रहे हैं, एक फरीदाबाद और एक पुलवामा। अब ये जो धमाका हुआ, पुलिस ने तफ्तीश कहां से शुरू की? कार को ट्रैक किया। जिस कार में धमाका हुआ है उस कार को ट्रैक किया, और पिछली जगह जब धमाका नहीं हुआ था तब गाड़ी का नंबर प्लेट देखा। गाड़ी का नंबर प्लेट भी हम आपको दिखा रहे हैं, 7674 उसका नंबर है, हरियाणा का ये नंबर है। जब इस कार को ट्रैक किया गया, कार की ओनरशिप देखी गई, तो सबसे पहले तो सलमान नाम के एक शख्स इसका ओरिजिनल ओनर था, गुड़गांव का रहने वाला, लेकिन उसके बाद सक्सेसिवली ये कई लोगों को बेची गई ये गाड़ी, और आखिरी में इसका मालिक कौन है? उमर, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर कहां पर काम करता है? उसी फरीदाबाद में जहां से मुजम्मिल को बीते दिन गिरफ्तार किया गया है। 2 डॉक्टर, और इसीलिए इसको डॉक्टर मॉड्यूल कहा जा रहा है। 2 डॉक्टर फरीदाबाद में काम कर रहे हैं,
दोनों के जो ओरिजिन है दोनों ही पुलवामा के हैं। तो दो हॉटबेड साफ नजर आ रहे हैं, एक पुलवामा और एक फरीदाबाद, जहां पर ये काम। इसी फरीदाबाद से एक और डॉक्टर शाहीन, जो कि मुजम्मिल की दोस्त बताई जा रही है और जो जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग की कमांडर बताई जा रही है, उसको भी जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त लखनऊ में इसके घर पर छापेमारी चल रही है और वहां से चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। तार जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि ये फिदायीन हमला हो सकता है, या आतंकी हमला हो सकता है। इन चेहरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर मुजम्मिल को बीते दिन गिरफ्तार किया गया था और इधर डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस दिल्ली वाले ब्लास्ट में मुख्य आरोपी माना जा रहा है, क्योंकि इसी की गाड़ी में धमाका हुआ है। माना जा रहा है, जो सीसीटीवी के ग्रैब से उससे यही दिख रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही यहां पर गाड़ी को चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और बात है, मेडिकल की पढ़ाई तो की कश्मीर से, लेकिन काम कर रहे हैं फरीदाबाद में और एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। और ये सारे चेहरे, जिसमें डॉक्टर परवेज अंसारी हो या फिर डॉक्टर अब्दुल राठर, जो जिनका आप दूसरे में बीच में देख रहे हैं चेहरा, ये सारे चेहरे ऐसे तार जुड़ रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि इतनी तादाद में देश में एक्सप्लोसिव्स कहां से आए, क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र है? और इसी पर जानकारी आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तमाम जांच एजेंसियों का मानना है कि इंटरस्टेट स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके पूरे देश में एक बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, अंतरराज्य जिसे कहा जा रहा है, और उसी के जरिए देश को दहलाने की कोशिश थी, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि भारत ने अपना प्लान साफ कर दिया था कि हमारा अब एक ही तरीका रहेगा, एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जहां जहां से ये गाड़ी गुजरी है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और अपने तमाम रिपोर्टर्स के पास चलें, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे सुधांशु त्रिवेदी, जो कि सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है, वो है अब ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म। गया वो जमाना जब ये माना जाता था कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, खाली दिमाग है, गरीब परिवारों के हैं, उनको रेडिकलाइज किया जाता है, उनको आतंक के लिए भड़काया जाता है। ये एक ऐसा मिलिटेंट विचारधारा हम देख रहे हैं, जो ये पढ़े व्हाइट कॉलर वाले और डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर के घर में कोई आता जाता है तो मरीज के तौर पर किसी को संदेह भी नहीं होगा, कोई रात में, दिन में, किसी भी वक्त पहुंचता है डॉक्टर के घर में, और इसीलिए आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल सामने आ रहा है। भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज। अजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। दो खास मेहमान यहां पर हमारे साथ हैं, विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, और मेजर जनरल संजय मेस्ट्रॉन साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त यहां पर स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। लाल किले के पास हुआ कार धमाका पूरे देश को झकझोर गया है। ब्लास्ट की कड़ियों को दिल्ली से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद और कश्मीर के पुलवामा से लेकर यूपी के सहारनपुर और लखनऊ तक तलाशे जा रहे हैं। इधर घटनास्थल से एक एक कर सबूतों को खंगाला जा रहा है। जहाँ ये ब्लास्ट हुआ उससे महज अगर कहा जाए तो 50 मीटर की दूरी पर जो गेट नंबर 4 है उसके ठीक पास ही ये सीएनजी का एक गैस सिलेंडर जो है वो पड़ा हुआ जो है वो मिला है। आप देख सकते हैं कि ये जो सीएनजी सिलेंडर है ये सस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि जो गाड़ी है वो सीएनजी फिटेड थी, उसमें ये धमाका हुआ। हो सकता है कि धमाके के बाद ये जो गाड़ी के अंदर जो फिटेड सीएनजी सिलेंडर था वो उड़ कर के जो है वो यहाँ है, क्योंकि गाड़ी के परकच्चे जो है वो कई हिस्सों के अंदर जो है वो जाकर के गिरे हैं। उन्हीं में से एक ये हिस्सा जो है वो गाड़ी का जो सीएनजी का पार्ट है वो सिलेंडर जो है वो यहाँ पर मिला है। यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसकी जांच में हम सब लोग जुटे हुए हैं। उसमें दिल्ली पुलिस की टीम है, फॉरेंसिक साइंस एफएसएल की टीम है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को वो लोग एग्जामिन कर रहे हैं और उसका ग्रिड सर्च कर रहे हैं। साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा अभी खुलना बाकी है, लेकिन वारदात का सबसे अहम चेहरा है डॉक्टर उमर मोहम्मद। माना जा रहा है कि जिस i-20 कार में ब्लास्ट हुआ उसे वहीं चला रहा था। उमर मोहम्मद की वो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें वो मास्क पहने दिख रहा है। सोमवार को दोपहर 3:19 पर उमर ने i-20 कार की पार्किंग
लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में की। शाम 6:48 पर वो पार्किंग से निकला और शाम 6:52 पर ब्लास्ट हुआ। हमले के सभी पहलुओं की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ हाई लेवल बैठक की। उधर भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री मोदी कल भारत लौटने पर सीसीएस और कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बीच लाल किला धमाका मामले में व्हाइट कॉलर और पेशे से डॉक्टर आतंकियों का नेटवर्क संदेह के घेरे में है। माना जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके वाली कार में था। डॉक्टर आदिल राठेर सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से पकड़ा गया है। डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई है। डॉक्टर सज्जाद अहमद माला की पुलवामा से गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, वो अभी फरार है। इस बीच आज तक से गिरफ्त में आए डॉक्टर मुजम्मिल का परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि मुजम्मिल का संबंध आतंक से है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस वो गरीबी हमारे जहन में थी। हमने सोचे कि आप कुछ करेगा हमारे लिए, इसे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी। हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हमें तो कभी नहीं लगा। सोमवार का दिल्ली ब्लास्ट अगर वाकई आतंक की किसी गहरी साजिश की करतूत है तो ये 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारत की आत्मा पर प्रहार करने का एक और दुस्साहस है। इस बीच धमाके के वक्त की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है उसमें बेहद खौफनाक मंजर रिकॉर्ड है। धमाके से आसपास की दुकानों और गौरी शंकर मंदिर के शीशे तक टूट गए। तो अचानक इतनी तेज विस्फोट हुआ कि मेरा ये शीशा टूटा, तो मैंने सोचा कि मेरे कमरे में गैस बन गई है। आपको पहले लगा कि आपके कमरे के अंदर यहाँ पे गैस बन गई, इससे टूट गया। लेकिन जब मैंने बाहर देखा भगदड़ हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं बाहर निकल के गया तो बाहर देखा कि वो गाड़ियों में आग लगी पड़ी और मांस के लोथड़े जो है यहाँ तक पड़े हुए थे। उसमें फिर मैं आप कह रहे हैं कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ लेकिन जो बॉडी के पार्ट्स थे वो आपकी दुकान तक सामने तक शंकर मंदिर तक गिरे आके हैं। ये दरवाजा आप कह रहे हैं ब्लास्ट की वजह से अंदर घुस गया। अब ये नहीं खुल रहा है दरवाजा। दिल्ली समेत देश के बड़े शहर पिछले कई वर्षों से आतंक की जद से बाहर थे और ऐसे में लाल किला का यह धमाका एक नई चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इसी पर सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कितना बड़ा चैलेंज आपकी सरकार इसको मान रही है? क्योंकि हमेशा हर मंच से आप लोग यही कहते थे कि हमने आतंकवाद का सफाया किया, यहां ब्लास्ट वहां ब्लास्ट, अब नहीं होता है। इसी दिल्ली में साल 2008 के बाद कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन अब कितनी बड़ी ये चुनौती है, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इसको? नहीं अंजना जी, 2011 में भी जहां तक मुझे याद है हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था, परंतु ये अपने आप में बहुत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उसका कारण क्या है? किसी भी घटना के दो पक्ष होते हैं। एक होता उसका जांच और सुरक्षा संबंधी पक्ष और एक होता उसका सामाजिक और वैचारिक पक्ष। इसमें जो आधा दर्जन डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, अब मतलब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए। जो एक वैचारिक प्रपंच फैलाया जाता है कि गरीबी और अशिक्षा के कारण लोग भटक कर आतंकवाद की तरफ जाते हैं, अब वो बात पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। पढ़े लिखे लोग जिनको राज्य से पूरा सपोर्ट मिला, और अभी आपके चैनल पर दिखाया जा रहा था कि उन जिनके परिवार ने गरीबी में पढ़ाया
और उन्हें बड़ी अच्छे मुकाम तक पहुंचाया और उनकी अपेक्षा थी कि परिवार के लिए कुछ करेंगे, उसकी बजाय वो इस जहरीली मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। तो अब बहुत साफ बात है, जब तक आप इस रोग के मूल इलाज के बारे में विचार नहीं करेंगे, इसका समाधान नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी के शरीर पे घाव हो जाए तो घाव पर तो मरहम पट्टी की जाएगी, जैसे यह घटना है, और उसका इलाज किया जाएगा, जो भी उसके अंदर ऑपरेशन होना है। मगर जो इन्फेक्शन अंदर है उसके लिए एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। मगर आज अफसोस की बात यह है कि भारत में एक ऐसा विचार बना हुआ है कि नहीं साहब, इन्फेक्शन के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, इन्फेक्शन के बारे में एंटीबायोटिक नहीं देनी है। जहां जहां घाव निकलना है वहां वहां पे हमें इस बात की चर्चा करनी है, घाव यहां क्यों फूटाया, वो घाव वहां क्यों फूटाया। तो अब यह बात बहुत गंभीर है कि जितनी पढ़ाई लिखाई, लोग कहते हैं ना विकास की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो। देखिए अब बहुत साफ हो गया है, जितनी पढ़ाई लिखाई और कमाई जरूरी है, उतना ही खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। अगर आप खतरनाक वायरस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई कमाई कुछ काम आने वाली नहीं है। देश के सामने मैं ये मानता हूं अंजना जी, जो सुरक्षा एजेंसियां कार्य करेंगी वो तो अपना करेंगी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको ऐसा प्रतिकार मिलेगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, और ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने करके भी दिखाया है। तो ऐसा नहीं है हम एकमात्र ये, जैसे आपने कहा 13-14 साल से भारत के अंदर दिल्ली में कोई घटना नहीं हुई, तो पिछले 11 साल भारत के इतिहास के इकलौते 11 साल हैं जब ना हमने किसी इंतहा पसंद तंजीम जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वगैरह से बात की है, ना कभी पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की है। तो हमने करके दिखाया, उसके आधार पर करेंगे। मगर जो मानसिकता है, यानी अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, वो उद्दंडता कर रहा है, तो आप उद्दंडता उसकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ड्रग एडिक्ट हो गया तो आप कह रहे हैं उसकी ड्रग मत रोको, ड्रग तो उसे और देने दो। ये करो कि वो जहां जहां गड़बड़ कर रहा है वहां पे जाके केस बाय केस उसको सॉल्व करो। तो जब तक हम इस समग्रता से विचार नहीं करेंगे, मैं आपके इस पे चैनल में विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, मुझे याद आता, शायद विक्रम सिंह जी उस बात की तस्दीक करेंगे कि एक आतंकवाद के आरोपी अपराधी को मारने के लिए, उसका पुलिस इनकाउंटर में होने के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था विक्रम सिंह जी के ऊपर, और दूसरे ब्रजलाल जी थे जो एडीजी थे, हमारी इस समय पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। आप सोचिए जब यह मानसिकता रहेगी कि आतंकवादियों का तुष्टीकरण सीमा तक जाके करना है, कि कार्रवाई करने वाले अधिकारी की जांच नहीं, उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, तो आप समझिए कि यह समस्या कितनी गहरी और व्यापक है। देश को इस पर विचार करना है। ठीक है, एक खबर आ रही है, ब्लास्ट साइट में 42 चीजें इकट्ठा की गई हैं। कल से इनकी लैब में जांच शुरू होगी। फोरेंसिक्स की टीम लगातार वहां पर लगी हुई थी, क्योंकि आप सोचिए ओपन सड़क पर हुआ था, कई जगहों पर कार्स के हिस्से अलग अलग चले गए थे, जो एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल हुए थे वो इकट्ठा किया जाना था। इसी के साथ डीएनए भी लेना है उन लोगों का जो वहां पर कार में जिनकी मौत हो गई, और अगर परखच्चे ऐसे उड़े हैं उस कार के जिसमें ब्लास्ट हुआ है तो उस शख्स की तो क्या ही मतलब उसकी पहचान होगी, डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही शायद हो पाए, तो वो सब इकट्ठा करना था। ये सब पे लगे हुए हम आपको लिए चलेंगे अपने सहयोगी के पास। हमारे 3 सहयोगी हमने इसीलिए इसमें ज्वाइन कराया इस बुलेटिन में, क्योंकि जो सबसे बड़े हॉटबेड्स इस वक्त बने हुए हैं, एक तो पुलवामा, जहां के ये दोनों डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर मोहम्मद, परिवार देखा आपने उमर मोहम्मद का, कह रहा है हमने गरीबी में पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, कुछ करेगा। 2 साल पहले ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में पढ़ने के बाद 2 साल पहले ये आकर फरीदाबाद में काम करने लगा था। 2 महीने पहले ये घर भी गया है एक बार। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाल किले से, फरीदाबाद से अनमोल बाली हमें बताएंगे कि फरीदाबाद में कैसे ये जो पूरा डॉक्टर मॉड्यूल सामने आ रहा है वो है। लेकिन विक्रम जी, इससे पहले कि मैं रिपोर्टर्स के पास जाऊं, आपका एक वो बता रहे थे टेरर को लेकर जो नीति थी और जो नीति ये लेकर आए हैं, क्या उसमें वाकई फर्क है? उन्होंने आपका एग्जाम्पल दिया, जमीन आसमान का फर्क है अंजना जी। आपके साथ मैं रिटायर्ड डीजीपी बृजलाल सर्विंग डीजीपी, और एक चरमपंथी कोर्ट से जेल जा रहा था, लू खा के मर गया। अब लू खा के मर गया, अपने कर्मों से मर गया, लेकिन वहां पर मुकदमा लिखाया हत्या का। बृजलाल एक सर्विंग डीजीपी, एक रिटायर्ड डीजीपी और एसटीएफ के 40 कमांडोज के, कि इन्होंने अपने कार्यकाल में इन चरमपंथियों की इतनी पिटाई की। 3rd डिग्री जी। आपको सुपरविजन के लिए बुक किया गया या आप वहां पर थे? नहीं, मैं वहां पे था। अच्छा। उनका कि इन्होंने इतना मारा चरमपंथी को। अरे भाई, मारा था तो तब मर जाता, अब मरा 4 साल बाद, अब उसका मेरे मत्थे पे आप जड़ रहे हैं, बृजलाल के मत्थे पे आप डाल रहे हैं कि आपकी मार कूट की अब इतना हल्का तो ना समझें कि मतलब मरेगा 5 साल बाद।
लेकिन उन्होंने न सिर्फ हत्या का मुकदमा लिखा बल्कि हाईकोर्ट जाकर के उनके मुकदमे वापस लेने का भी कुंसित प्रयास किया। हाईकोर्ट ने जब डांट लगाई कि आप लोग इनको पद्म विभूषण के लिए आगे इनका नाम भेजें क्योंकि आपने सिर्फ इनके मुकदमे, ये दोषी थे नहीं थे इसका निर्णय कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। और बाद में सबको सजा मिली और लंबी सजा मिली कोर्ट से। लेकिन वाह, ठीक है, एक बार अजय जी के पास चलते हैं, उसके बाद पहले एक बार मेस्टन साहब आपके पास भी जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं और क्या आप एक बड़ा षड्यंत्र देख रहे हैं, क्योंकि ये इनपुट्स आ रही हैं एनआईए की भी तरफ से कि एक इंटरस्टेट इस तरह की बड़ी साजिश रची जा रही थी। आप सोचिए 2900 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट बीते दिन बरामद होता है, डॉक्टर मुजम्मिल उसी जगह का, उसी हॉस्पिटल, उसी यूनिवर्सिटी में जहां से अब ये उमर मोहम्मद है, आप भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं? बिल्कुल अंजना, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और इसका कारण ये है कि पहली बात तो ये डॉक्टर मॉड्यूल है। देखिए, इनके पुलवामा से लेके फरीदाबाद और लखनऊ और सहारनपुर में ये तार जुड़े हुए हैं सारे मॉड्यूल के। 2900 kg जो अमोनियम नाइट्रेट है जो फरीदाबाद में पकड़ा गया है वो बहुत बड़ा लीड है। दूसरा, ये जो टेरर मॉड्यूल है इनका इरादा क्या था, हमको वो समझना है। इनका इरादा था कि दिल्ली एनसीआर को टारगेट करना। कब करना है? हो सकता है जब प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट होनी थी उस दौरान या उससे पहले। क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है देश का और ये पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है कि भारत में इतने बड़े टेरर अटैक हुए हैं, तो साइमल्टेनिटी ऑफ ये टेरर अटैक्स का इनका शायद प्लानिंग था। कल क्या हुआ जो मेरे को लगता है, देखिए जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया और आपने बिल्कुल सही बोला था, इनका मास्टरमाइंड था ये क्या नाम है, बीते दिन जो पकड़ा है, हाँ जो कल पकड़ा है, मुजम्मिल नहीं, ये जो कल मरा है ये डॉक्टर उमर जो कल मरा, ये इनका मास्टरमाइंड है। अगर ये भारत, ये अगर दिल्ली पुलिस पकड़ लेती, मैं बता रहा हूँ ये मास्टर स्ट्रोक होता हमारे लिए, क्योंकि सारे लीड्स खुल जाते। हो सकता है कि ये कल वहां पर गया है और ये जो बॉनेट आपने दिखाया ये बहुत बड़ा लीड है। मेरे को लगता है कि ये जो एक्सप्लोजिव है वो कार की बॉनेट में रखा था और ये कब रखा गया है, देखिए पहले दृश्य में दिखाया कि वो बंद था बॉनेट, बाद में इसको बाद में उसको बांधा भी गया है, खुला हुआ है। तो मेरे को लगता है ये जो कार पार्क थी मस्जिद के इलाके में, वो जो मस्जिद की पार्किंग में, उस दौरान कुछ हुआ है और शायद इनके जो लार्जर टेरर मॉड्यूल है वो वहीं कहीं ऑपरेट कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अब ये लास्ट हमारा टेरर मॉड्यूल है, ये जो उमर है ये शायद पकड़ा जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि हड़बड़ाहट में उन्होंने वहां पर एक्सप्लोजिव रखा है बॉनेट के अंदर, और जब ये ड्राइव करके निकल रहा था, हो सकता है, मेरा एक मानना है, रिमोट कंट्रोल से या टाइम डेटोनेटर से इसको उड़ाया है, क्योंकि अगर यह पकड़ा जाता तो इनका पूरा मॉड्यूल की सारी लीड्स मिल जाती, तो ये भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए ये फिदायन हमला, मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का मेरा तजुर्बा है, जितने भी मैंने ये अटैक्स देखे थे VBID, उसमें बहुत सारा बारूद, नंबर 2 उसमें श्रैपनल्स जो ये साथ में कीले लोहे ये सब डालते हैं, नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सब जाहिर है कि ये एक इसको शायद मारने का भी अंदेशा साजिश थी। ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसको करते हुए और इसको मार दिया गया, जब ये गाड़ी में था रिमोट से डेटोनेट किया गया ताकि ये मर जाए, और ये एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं अभी अपने दर्शकों को। जल्दी से एक बार चलते हैं, हमारे जो तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद डॉक्टर जॉय मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अरविंद, क्या है आपके पास अपडेट? अब ये कड़ियां कैसे जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं? और इसीलिए हमने मीर फरीद को भी सीधा पुलवामा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से अनमोल बाली हैं जहां पर ऑपरेशनल ग्राउंड इनका बन गया था, और अरविंद लाल किले पर आप हैं। बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है षड्यंत्र की? देखिए, पूरी जो तस्वीर है वो यही दिख रही है कि फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मॉड्यूल का भंडा फोड़ हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट से उसके तार जुड़े हुए। नंबर 1, नंबर 2, जो एब्सकॉन्डिंग अक्यूज था, एब्सकॉन्डिंग टेररिस्ट था डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो I-20 कार चला रहा था, ये बात क्लियर हो गई है। हालांकि DNA सैंपल लिया गया है जो आगे मैच कराया जाएगा, लेकिन जो CCTV फुटेज, जो तस्वीरें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सामने आई है, उसने क्लियर कर दिया है कि उमर मोहम्मद ही I-20 कार लेकर लाल किले के पास गया था और धमाका हुआ। इसे फिदायीन हमले की तरह देख रही है स्पेशल सेल की टीम। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ हो रही है।
हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। दिल्ली एफएसएल की टीम ने 42 एग्जिबिट वो जो क्राइम सीन है वहां से इकट्ठा की है, जिसमें वो i20 कार का टायर, बोनट और उसमें जो सीएनजी लगा था वो तमाम चीजें, और कल से इसका परीक्षण होगा। 42 एग्जिबिट और उसके स्वैब भी लिए गए, जिससे ये पता चलेगा कि एक्सप्लोसिव किस तरह का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन आतंकी साजिश ये थी, बम ये धमाका था, और फिदाइन हमले का एंगल भी स्पेशल सेल इसमें देख लिया, और ये क्लियर कट है जितनी भी तस्वीरें आई हैं कि i20 कार उमर मोहम्मद ही चला रहा था, जो फरीदाबाद से फरार हुआ था। अनंतनाग के अस्पताल से निकाला गया था। देखिए एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मीर फरीद डॉक्टर उमर मोहम्मद को अनंतनाग के अस्पताल से निकाला गया था। एक बार मैंने सुबह भी जब आप लाइव थे उनके परिवार के साथ, तब भी मैंने आपसे 2-3 सवाल इसके पूरे इसका जो खुद का प्रोफाइल है उसको लेकर, इसकी पर्सनल हिस्ट्री को लेकर, कितना आप हमारे दर्शकों के लिए उसको ब्रेक डाउन कर पाएंगे? इसका क्या रहा है पूरा करियर? आपने बताया कि श्रीनगर से इसने मेडिकल की पढ़ाई की थी, फिर वहां पे भी कुछ दिन काम किया, फिर फरीदाबाद आया, अनंतनाग में हॉस्पिटल से इसको निकाला गया था। क्या जानकारी है मीर? अंजना, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये शक के दायरे से हमेशा बाहर रहे हैं। यानी कि जिससे भी बात करो वो ये कहता है कि कोई भी किस्म की भनक नहीं थी कि इनकी ऐसी कोई आइडियोलॉजी है या ऐसे रास्ते पे ये चल रहे हैं किसी न किसी तरीके से पर्दे के पीछे। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरीके से कंसील अपने आप को किया था कि किसी को भी कोई शक ना हो। डॉक्टर थे, और जैसे आपने कहा 2016 में जीएमसी श्रीनगर, जो काफ़ी एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद से घाटी के अलग अलग कॉलेजों में, जिसमें जीएमसी अनंतनाग भी है, वहाँ भी ये रहे। और जीएमसी अनंतनाग ही जगह है जहां पहले डॉक्टर आदिल को जो पकड़ा गया उनके लॉकर से AK-47 मिली, और वो पहला इंडिकेशन था सुरक्षा एजेंसीज के पास कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। गन काफी टाइम से वहां पे थी, और जब एक के बाद एक कड़ियां खुलती गई और परतें हटती गई तो समझ आया कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आदिल की बात करें, जैसे मैंने कहा, फैमिली को भी भनक नहीं थी, उनके रिश्तेदारों से बात की, हमसायों से बात की, सब कहते हैं कि एक ऐसा लड़का था जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था, शर्मीला था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। और यही जो बात है, सभी इसको लेके परेशानी कि कैसे अंदर ही अंदर ये इतना इंडोक्ट्रिनेटेड हो गया था, रेडिकलाइज्ड हो गया था कि आगे जाके इसने इस तरीके से बम फोड़ा कि ये जानता था कि ये खुद भी मरने वाला है। तो एक नेक्स्ट लेवल है इंडोक्ट्रिनेशन की और रेडिकलाइजेशन की। और खतरनाक बात ये इसमें है, वाइट कॉलर्ड हैं, डॉक्टर्स हैं। आज तक बोलते थे कि अनपढ़ लोग हैं या जो खासकर जिनके पास रोजगार नहीं है तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं, ये एक मॉड्यूल नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं। दिल्ली ही नहीं निशाने पे था, बाकी स्टेट्स भी हो सकती हैं, और इसीलिए सब जगह तलाशी कार्रवाई और सभी जो सिक्योरिटी अपरेटस है एक्टिवेट हो गया है। तो सुरक्षा बल अभी देख रहे हैं कि क्या यही था या इसके आगे भी और षड्यंत्र है, इसकी तारें कहीं और है, आगे के हमले कैसे रोके जाएं और इस कॉन्स्पिरेसी को कैसे पूरी तरह बेनकाब किया जाए। अभी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, अभी इसमें बहुत खुलासे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये तीनों जो डॉक्टर थे, कहीं ना कहीं ये जिसको आप कहेंगे आउटस्पोकन नहीं थे, कट के रह रहे थे, और सिर्फ ये दिखा रहे थे कि ये अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई थी कि कहीं ना कहीं स्लीपर सेल था। हालांकि फैमिलीज डिनाई कर रही हैं, लेकिन फिलहाल सारी जो इंडिकेशंस हैं वहीं ले जा रही हैं कि स्लीपर सेल था और मौके के इंतजार पे इनको एक्टिवेट करना था, और शायद अब जैश को लगा कि ये मौका आ गया है। जी बिल्कुल। और ये अगर हम पहले भी पुलवामा में देखें, अनमोल के पास एक बार जल्दी से चलते हैं। अनमोल, जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में आप इस वक्त मौजूद हैं, मतलब एक के बाद एक डॉक्टर्स का नाम आना, डॉक्टर्स जो कि आतंक से जुड़े हुए, जिस वाइट कॉलर टेरर की हम बात कर रहे हैं भारत है, मतलब ये विचारधारा की कैसे इंडोक्ट्रिनेशन एक होता है दिमाग में, उसी का एक बार पूरा बताइए कि वहां पर चल क्या रहा था। इस एक यूनिवर्सिटी में इतने सारे डॉक्टर्स ऐसे जो इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। दूसरा, जैश ए मोहम्मद से क्या क्या लिंक, क्योंकि ये जो डॉक्टर शाहीन है उसके विमेन विंग की कमांडर बताई जा रही है, और जैश का ये मॉड्यूल रहा है। पुलवामा में आप देखिए, व्हीकल बॉर्न इंटेंसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, पुलवामा में भी ऐसी गाड़ी से जाकर टक्कर मार के एक्सप्लोजन किया गया था। यहां पर भी कार का इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या दिख रहा है वहां पर?
अंजना, डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और डॉक्टर उमर तीनों के जो तार हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। तीनों यहाँ पर बतौर सीनियर डॉक्टर काम कर रहे थे। जब से कल से धमाका हुआ, सुबह से देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है भारी फोर्स के साथ फरीदाबाद और लोकल हरियाणा पुलिस की और एजेंसीज के साथ यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और अभी भी जो पूछताछ का दौर है कैंपस के अंदर जारी है। आज सुबह से देखा जा रहा है कि तकरीबन 52 लोगों से पूछताछ की गई है। 52 लोग वो थे जो एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइस चांसलर हों और चाहे नर्सिस हों, डॉक्टर्स हों, जो इन तीनों डॉक्टर्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। मुजम्मिल, शाहीन और साथ ही उमर के साथ जुड़े हुए थे। तो इसको लेकर जो अभी पूछताछ का दौर जारी है और तकरीबन 6 डॉक्टर्स को बताया जा रहा है डिटेन किया है। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स बताया जा रहा है, जो इन तीनों के संपर्क में रहा करते थे। और पुलिस अलग अलग एंगल से इसकी जांच करी, क्योंकि हालांकि जो अब ये जांच है ये एनआईए को दे दी गई है, पर पुलिस इसमें ये भी एंगल जांच करी क्योंकि डॉक्टर एक व्हाइट कॉलर जॉब देखी जाती है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है। जो डॉक्टर्स देखा जाता है, जो पेशेंट्स होते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं अपने डॉक्टर्स पर। तो कहीं ना कहीं जो आपने हमें बताया कि जो शाहीन है, जो टेरर मॉड्यूल की जो भर्ती जिनको करने की जिम्मेवारी दी गई थी, तो कहीं वो अपनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन का इस्तेमाल यहाँ दौज जो एक मुस्लिम आबादी वाला गांव है उसमें तो नहीं यूज कर रही थी लोगों को भर्ती करने के लिए। और हमें यह भी बताया गया अंदर के सूत्रों के द्वारा, जो कई डॉक्टरों से हमने बात की अंदर काम करते हैं, कि यहाँ 40% जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो बड़ी आबादी से जो कश्मीरी लोग हैं यहाँ पर काम करते हैं, तभी शायद इन्होंने स्लीपर सेल होते हुए दौज को चुना, इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को चुना, क्योंकि ये सेफ भी थी। ज्यादा मेजॉरिटी में वेबसाइट मैंने खोली हुई है, इनकी वेबसाइट मैंने खोली है अनमोल, इनकी वेबसाइट मैंने खोली हुई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट 21 ऑफ 2014 हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। और इसमें जब आप इनकी पूरी साइट पर जाइए तो एकेडमिक को भी लेकर, वीसी कौन है यहाँ पर? अंजना, अगर मैं वाइस चांसलर की बात करूं तो यहाँ पर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद जो हैं वाइस चांसलर हैं, एक सिख हैं जिनको यहाँ पर वाइस चांसलर बनाया गया है। पर जो इस कॉलेज को चला रहा है वो अल-फलाह ट्रस्ट चलाता है। अल-फलाह ट्रस्ट बहुत पुराना ट्रस्ट है, तकरीबन बताया जा रहा है 1995-97 ट्रस्ट शुरू हुआ। एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ट्रस्ट शुरू होता है, यूएई से भी इनके लिंक है, इनको अरब देशों से भी फंडिंग आती है। तो कहीं ना कहीं जो इसके तार हैं बहुत दूर तक अंजना जुड़ते हैं। और पुलिस से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये भी बताया कि इंक्रिप्टेड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके जरिए जो टेरर मॉड्यूल में भर्तियां भी करवाई जा रही थी, बातचीत भी हो रही थी। क्योंकि यही दौज गांव है जहां कल देखा गया कि 2900 किलो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि एकदम दिल्ली से 30-40 किलोमीटर दूर कैसे इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल था वो पहुंचा। और डॉक्टर जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर थे, अभी तक ये जो सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज हो, तो हर एंगल से इस मामले को खंगाला जा रहा है। अंजना, ठीक है, एक बार चलते हैं डॉक्टर अजय के पास। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, एक एक बार मैं फिर आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से ये बताते हुए डॉक्टर अजय आपको भी कि ये पूरा जो ट्रैक हो रहा है, एक बार सबसे पहले तो हम टाइम ही दिखा रहे हैं। डॉक्टर उमर के 3.5 घंटों के पीछे धमाके का सच दिखा हुआ अगर हम कह रहे हैं, दोपहर 3:19 पर निकलता है लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में कार पार्किंग में ये गाड़ी जाकर लग जाती है। उसके बाद 6:48 पर यह गाड़ी पार्किंग से निकलती है और उसके बाद से शाम 6:52 पर यह धमाका होता है। अब ये व्हाइट कॉलर जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर अजय, मैं चाहती हूं कि एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर तो आप बात करें ही, लेकिन आप एक आईपीएस भी रह चुके हैं, तो पुलिस वाले एंगल से भी जरूर आज चर्चा कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे ये आगे बढ़ सकता है। अजय जी, आपको प्राइमा फसाई क्या दिख रहा है, कैसे भारत को डील करना चाहिए इससे, क्योंकि ये एक रियल चैलेंज बनकर दिख रहा है। अगर मतलब इस तरह के हॉटबेड्स बने हुए हैं पुलवामा में से लेकर फरीदाबाद। देखिए अंजना जी, दो इश्यूज हैं, एक तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और एक सिक्योरिटी रिलेटेड है। पॉलिटिकल इश्यूज हम क्या उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री जी को, और मैं सुधांशु जी को खुल के बोल रहा हूँ कि हम वो भूटान नहीं चाहते। पॉलिटिकल इसलिए है कि जितने भी आप उसके सफाई की एक्सक्यूज बताएंगे वो सफिशिएंट नहीं है, वो ठीक नहीं लगेगा किसी को भी। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मनमोहन जी का कोई कार्यक्रम तो उन्होंने कैंसिल किया और हॉस्पिटल गए थे। हमारी ये उम्मीद थी कि सरकार की प्रधानमंत्री ये करेंगे। ये सबसे पहले हमारे एक शिकायत ये है। दूसरा पॉलिटिकल की, सुधांशु जी ने कहा कि वायरस है, एकदम मानते हैं कि जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वायरसेस की बात है, लेकिन पलता कहां पर है जब हम जो है देश का माहौल खराब होता है। आप बर्मा देख लो, इराक देख लो, शिया सुन्नी, पाकिस्तान देख लो, बलोच और नॉर्मल पीपल, बर्मा में देख लो कि कम्युनिटी जो कम्युनल है। तो रेडिकलाइजेशन वायरस की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की कि हम किस तरह से हम सरकार को जो है इनको एक्सपोज करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं।
हम ये नहीं कह सकते क्योंकि माहौल जो है, और हम क्लियरली कहते हैं कि यहाँ पर जनरल साहब भी हैं, जैसे कश्मीर में क्या हुआ, रेडिकलाइजेशन कम हो गया है। कम किस लिए हुआ? क्योंकि वहां पर आपने जो है स्टेप्स लिए। देश भर में जो है, अगर आप रेडिकलाइजेशन के अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो देश को आप खतरे में डाल दो। तीसरा पॉइंट, होम मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है हेमंत सुधांशु भाई, पूरे 3 महीने तो वो जो है बिहार में है चुनाव में। ये फुल टाइम जॉब है सर, नेशनल सिक्योरिटी। जहां तक अब ये घटना की बारी है तो पुलवामा से शुरू कर लीजिएगा कि अंजना जी 1000 केजी के आसपास के आरडीएक्स की बरामद हुई थी। वो देवेंद्र सिंह हर जगह चल रहा है, लेकिन देवेंद्र सिंह के बारे में सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है कि वो देवेंद्र सिंह जो डीएसपी उसमें शामिल था। क्योंकि इश्यू क्या है कि जब तक आप पहले वाला घटना में जो है पर्दाफाश नहीं करेंगे, आपने हमला किया, ठीक जवाब दिया, वो सब ठीक है, बट पुलवामा में जो ओरिजिनल जो फर्स्ट जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो थ्रेड बंद हो गई है। दूसरा कि हमने, देखिए कांग्रेस हो सकता है आप सुझाव स्वीकार नहीं कीजिए, अपना कर दीजिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, उस वक्त हम पार्लियामेंट में थे तो बीजेपी ने विरोध किया था एनसीटीसी का। आप एनसीटीसी आप ले आइए, कोई आपत्ति नहीं है, आप उसका श्रेय ले लीजिए, लेकिन नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बहुत ही क्रिटिकल है देश के लिए। उस वक्त आपने जो, और मैं चाहता हूं क्योंकि सुधांशु जी एक पढ़े लिखे और व्यक्ति हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं, एक दूसरी बात क्या है कि ये इतने 350 केजीज एक्सप्लोसिव कहां से आ रहे हैं? रेडिकलाइजेशन, जो डॉक्टर का सबसे बड़ी चिंता क्या है, पढ़े लिखे लोग अगर रेडिकलाइजेशन होंगे तो वो इजीली स्लिप कर सकता है। अंजना जी, चुनौती देश के लिए क्या है कि सरकार को पहले तो, और हमारे डीजीपी साहब विक्रम सिंह सर हमारे सीनियर भी हैं, आई रेस्पेक्ट बोथ ऑल 3 ऑफ द पैनलिस्ट हियर, सो जनरल साहब और इवन सुधांशु जी, मेरा इतना ही कहना है कि पहले तो अपना टोन डाउन करना चाहिए रेडिकलाइजेशन, बिकॉज दे आर गेटिंग रेडिकलाइज, और खतरनाक है। बट हम क्या कर रहे हैं उस माहौल को बिगाड़ने के लिए, उसको बहुत पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है देश के, आप जीत गए, आप पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगेन आई एम सेइंग कि कहां चूक हुई, पदाधिकारी का कोई जवाबदेही नहीं है। तीसरा, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एनएसए है, वो तो मीटिंग में भी नहीं थे। 80 ईयर ओल्ड, ही इज अ गुड मैन, ही मस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब। बट यार जेम्स बॉन्ड भी जो है 1968 से 2025 तक 7 नए जेम्स बॉन्ड आ गए। मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी, यू नो व्हाट, आई डिडंट सी मिस्टर द एनएसए इन, ये हमने देखा नहीं था उस मीटिंग। हमारा इतना ही कहना है कि अगर इस बीमारी को हम रोकेंगे नहीं सुधांशु भाई, रेडिकलाइजेशन ह्यूज इशू, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, एक सेकंड में मैं खत्म कर लेता हूँ। हाँ, मैं बस एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। रेडिकलाइजेशन वर्ड जो आप बार बार इस्तेमाल करें अपने दर्शकों के लिए, उसको सरल हिंदी भाषा में हम कह रहे कट्टरवाद जो फैल रहा है, यही आप कह रहे हैं। और इस्लामिक कट्टरवादी में इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, इस्लामिक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस है, इंटरनेशनल फंडिंग रहता है, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके खिलाफ आएगा उसी समाज से, उसी समाज जो है इनका पर्दाफाश करेगा, जहां पर जो है माहौल जो है उन्हीं का, मुस्लिम्स एक्सपोज ऑल दिस। अगर आप उसको जो है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, एनसीटीसी investigation of Pulwama, and we'll support you for all this, but for God's sake, you know, ये radicalization, भाषा में, you know, one community versus other is not good for the country, and I hope जवाब दीजिए। दरअसल जो कह रहे हैं अजय जी, वो यही कह रहे हैं कि इसको दो धर्मों के बीच में मतभेद और कट्टरवाद फैल रहा है, वो आपको रोकना होगा। अगर ये सब रोकना है, ये नया वीडियो आया है, किसी ने इसको डाला है, जिसमें हम तस्वीरें आपको इस दूसरे एंगल से, ये नया वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं, देखिए धमाका होता है और उसके बाद से कितनी गाड़ियां वहां पर है, आसपास के पूरे इलाके में जो अफरा तफरी मचती है, लोग वहां से भाग रहे हैं। और ये देखिए यहीं पर वो गाड़ी जो धू कर जली है, जिसमें ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन आसपास की कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए वो हम आपको सीधा नहीं दिखा रहे हैं, विजुअल ट्रीट करने के बाद ही हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखिए अचानक जो ब्लास्ट होता है, एकदम उस वक्त का वीडियो है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल भी रहता है, तो हर कोई वीडियो बना रहा होता है। अब उनका सीधा आरोप है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं आपके दौर में कट्टरवाद फैलाया जा रहा है, दो धर्मों को लड़ाया जा रहा है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जवाब दीजिए, इसके बाद में विक्रम जी आपके पास आ रहे। देखिए, अजय कुमार जी एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा ईमानदारी से विश्लेषण किया है। उन्होंने रेडिकलाइजेशन यानी कट्टर, अच्छा वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, ठीक है, प्लीज समराइज इन वन लाइन, हिंदी में बोलिएगा अजय जी, हिंदी में एक लाइन में समराइज कीजिए, एक लाइन में। हाँ, 5 सेकंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हो सकता है कि इसको
कृपया सुनिश्चित कर लीजिएगा कि रेडिकलाइजेशन के कारण नहीं बने। बस मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस ऑन कि ये कर रहा है वो कर रहा है। सिर्फ करेक्शन कर रहा था अंजना जी, इसको सुधार दीजिए बस, ताकि उसका फायदा कोई नहीं उठाए। ठीक है सुधांशु जी। देखिए, रेडिकलाइजेशन की जो आपने बात कही, यानी एक कट्टरपंथी जहनियत को पैदा करने की जो आपने बात कही है, इसका दो धर्मों से कोई लेना नहीं है अजय कुमार जी। हमारी सरकार आने से पहले आईएसआईएस के झंडे उस इलाके में फहराए जाते थे जहां 100% लगभग एक ही कम्युनिटी है, और पाकिस्तान के झंडे वहां फहराए जाते थे। हजरत बल की मस्जिद पर अगर कब्जा किया गया था, हजरत बल का दो समुदायों से कोई लेना देना नहीं है, वो मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद। और आपने स्वयं बोला, अच्छी बात है कि जैसे बर्मा में हो रहा है, अब बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई है, तो भारत में मान लीजिए आपके अनुसार हिंदुओं का प्रोवोकेशन है। तो ये बताइए, श्रीलंका में कोलंबो में ईस्टर संडे के दिन चर्चों में धमाके हो जाते हैं, तो वहां लगता है ईसाइयों का प्रोवोकेशन है। और चाइना में सिकियांग प्रोविंस में लगता है कम्युनिस्टों का प्रोवोकेशन है। तो चेचेनिया में लगता है रूसियों का प्रोवोकेशन है। तो इजराइल और फिलिस्तीन में लगता है यहूदियों का प्रोवोकेशन है। और फिर जो कुछ यूरोप में हो रहा है, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन की बॉम्बिंग में, लगता है शायद वो यूरोपियंस का प्रोवोकेशन है। आपने बात सही कही, मगर ईमानदारी से स्वीकार करिए, पूरी दुनिया में लड़ने वाली दूसरी पार्टी चाहे जो हो, पहली पार्टी एक ही मानसिकता बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। इसको किसी देश, किसी प्रांत की राजनीतिक चश्मे से जब तक हम देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इसका ईमानदारी से इलाज नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम समाज का वर्ड मैंने नाम नहीं यूज किया था, आपने मुस्लिम रेडिकलाइजेशन वर्ड यूज किया, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समाज के अंदर इस प्रकार के तत्व आए हैं, तो हमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मुस्लिम समाज के अंदर से उस बात का समाधान निकले, ना कि उन तत्वों को बढ़ावा देना। जैसे डायबिटीज है किसी को, और आप कह रहे हैं बेटा तू मिठाई खाता रहे, अरे और सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। तो इस विचार से बदलना पड़ेगा, उनको कड़वी दवा खिलानी पड़ेगी, ना कि मीठी दवा खिला के डायबिटीज बढ़ाना। अंजना जी, छोटा सा रिस्पॉन्स अजय जी। हाँ अंजना, सुधांशु भाई, टेररिज्म फैलता है जहां पर रेडिकलाइजेशन जहर फैलाते हैं कोई भी बेनिफिट के लिए। आप इराक देख लीजिए, वो तो दोनों मुस्लिम है, शिया सुन्नी। अब यमन देख लो, दोनों मुस्लिम है। तो ये लॉजिक, इंटरनेशनल टेररिज्म, इस्लामिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स जरूर है, लेकिन हमारा इतना ही कहना कि इंफॉर्मेशन, हमारा विक्रम सिंह सर बताएंगे इंफॉर्मेशन कहां से आएगा। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीटीसी को कर दो प्लीज, एनसीटीसी कीजिए और पुलवामा का देवेंद्र सिंह को खोज निकाल के एक्सपोज कीजिए कि क्या मामला है। विक्रम जी आपको क्या दिख रहा है? और वो उन्होंने आपसे कहा कि जानकारी कहां से आएगी, उनका दरअसल कहना है कि आपको उन्हीं में से ऐसे लोग इकट्ठा करना पड़ेंगे जो आपको बताएं कि भाई यहां पर ये हो रहा है या वहां पर वो हो रहा है। मौलिक बात अंजना जी की इंफॉर्मेशन उन्हीं की कम्युनिटी से ही आ सकती है और आनी चाहिए और आती रही है। सिख टेररिज्म जब हुआ था तब भी यही था, आज जब हम इसको तरह के रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं तब भी वहीं से आएगा। लेकिन हमको एक हर आदमी का योगदान इस तरफ होना चाहिए, हमें महिमा मंडित नहीं, उसामा जी, हाफिज जी और इस तरीके के आदर सूचक शब्द, जाकिर नायक अमन के फरिश्ते हैं, ऐसी बातों से हमें परहेज करना चाहिए। हमें दिखा देना चाहिए हम किस तरफ खड़े हैं, आप हम आपके हैं। लेकिन रेडिकलाइजेशन अगर आपने किया तो मान लीजिए रॉन्ग नंबर डायल कर दिया आपने। और ये जब तक नहीं होगा, अब हमारे मीर फरीद है क्या हमारे साथ एक बार पुलवामा से? अच्छा ठीक है, एक बार मीर फरीद को जल्दी से ले लीजिएगा। अब जनरल मेस्टर्न आपसे, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट एंगल उस वक्त बताया, लेकिन ये इंटेल गैदरिंग को लेकर जो, क्योंकि ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दे वर ऑन इट। एक दिन पहले उन्होंने 2900 किलो अगर एक्सप्लोसिव पकड़ा है और गिरफ्तारियां इतनी की है, दे वर ऑन इट, वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये एक एक्ट हो जाता है, ये घटना घटती है, ये बड़ा और डर फिर इसके बाद ये लगता है कि अगर इंटर स्टेट इस तरह का कुछ प्लान कर रहे थे तो और कहां क्या कर सकते हैं? अंजना, बिल्कुल इसमें साफ जाहिर है कि ये इंटर स्टेट स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश थी। आपने देखा लखनऊ से वो लेडी पकड़ी गई है और सारे अमूमन तौर पे पकड़े गए हैं कहाँ पर, फरीदाबाद में। और मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हैट्स ऑफ एंड सल्यूट टू द पुलिस ऑफ JNK, हरियाणा और यूपी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे ख्याल दिल्ली पुलिस भी, ये एक इंसिडेंट तो हो गया है, उसके बाद ये मिल के नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ, NSG के साथ ये सारे तार निकालेंगी। तो मेरे को लगता है कि ये जो एक टेरर एक्ट हुआ है, इस पे बड़ी अच्छी अभी डिस्कशन हुई है बाकी तीनों पैनलिस्ट से, और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस यहीं से आएगी। यहाँ ये जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं,
तो इससे एक सबक यह मिलता है कि भारत के हर निवासी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसके लिए पहले होना चाहिए देश। और अगर देश है तो सब कुछ अच्छा चलेगा। और कुछ परसेंटेज लोग हैं किसी भी मजहब के, उनको भारत की यूनिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि ये धर्म की राजनीति करके। और ये फोकस जो कर रहे हैं, जो आसिम मुनीर की एक्चुअली ये सब आसिम मुनीर के नुमाइंदे बन रखे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर ने बार बार बोला है हिंदू मुस्लिम वाले गए, इंडिया ये हिंदूज और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मुनीर चाहता है कि इंडिया में जो अंग्रेजों ने कराया था कॉम्युनल राइट्स होए, और हमारे मुसलमान समाज के लोगों को मेरे ख्याल एकजुट होके, ये जो कुछ परसेंटेज लोग हैं उस समाज में, मेरे ख्याल उनको लाइन में लाने की जरूरत उनकी भी है। और अगर पूरा मुसलमान समाज एक हो जाए, हिंदू समाज तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल, ये जानकारी इस वक्त आ रही है डॉक्टर मुजम्मिल पर, नई जानकारी है। इसने रेंट पर घर लिया था। मीर जैसे ही जुड़ते हैं, मुझे एक सवाल बस इनसे पूछना है। 13 सितंबर को किराए पर इसने मकान लिया था। अच्छा, और सोचिए 11 नवंबर आज की ही तारीख तक उसका रेंट एग्रीमेंट था। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है। मतलब आप सोचिए कि 11 नवंबर आज तक वो रेंट एग्रीमेंट करता है, और बीते दिन ये हादसा होता है, जिसमें अभी तक की मिली जानकारी साफ इशारा कर रही है कि वही उस कार को चला रहा था। और ये जो डॉक्टर उमर है, ये जानकारी अभी अभी आई है। मीर, एक रिएक्शन में जल्दी से लेना चाहती हूँ। इसने रेंट एग्रीमेंट जो किया था वो 11 नवंबर तक के लिए किया था घर का, और 10 नवंबर को वो इस घटना को अंजाम देता है। अभी तक की मिली जानकारी साफ इशारा कर रही है कि वही गाड़ी चला रहा था। हालांकि अब पुष्टि इसकी होनी है कि वही है, उमर मोहम्मद ही है जिसने गाड़ी चलाई। और जो हुआ ये पुलवामा को लेकर, क्योंकि कई लोगों के मन में ये शक आ रहा है, पुलवामा में इतनी बड़ी घटना पहले भी व्हीकल से की गई आतंकी घटना, अब ये 2 लोग जो की कैरेक्टर्स इस घटना में दिख रहे हैं वो सारे पुलवामा के, इसको कैसे समझाएंगे आप? पुलवामा के लोगों को भी, आम जनता से हमने बात की वहां पे, और खासकर जो हमसाए डॉक्टर उमर या बाकी जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे थे कि पुलवामा काफी समय के बाद शांत हुआ था और रडार से हट गया था। ठीक सब कुछ चल रहा था, क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे थे, और अब फिर एक बार बदकिस्मती से गलत खबरों और गलत वजहों की वजह से पुलवामा फिर से खबरों में आ गया है। और ये साफ है, उनको भी ये समझ आ रहा था कि ये रुकेगी नहीं चीज, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है या तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर वो भी जानते थे कि हमला होगा इस दिन, या वो जो प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसी दिन तक जो है उनको रेंट एग्रीमेंट रखना चाहिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन साफ तौर पर करेक्शन है इसमें, 13 नवंबर तक था। 13 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक उसने किया था। फिर भी उसको एक डेडलाइन तो रेंट एग्रीमेंट का दिख ही रहा था शायद। हालांकि पता नहीं इस तरह की चीजें क्या मायने रखती हैं अगर इस तरह का कोई फैसला ले, लेकिन 13 तक एक करेक्शन उसमें। अपनी बात पूरी कीजिए मीर। जी जी, तो पुलवामा के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग भी समझ रहे हैं कि फिर एक बार सारा फोकस पुलवामा पर रहेगा। आगे उनके लिए भी सख्तियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों के जब ऑपरेशन होंगे या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आएंगी और परतें खुलेंगी, तो वहां के लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे। तो वो एक बात बिल्कुल सही है। लेकिन पुलवामा दक्षिणी कश्मीर एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है। 2016 में बुरहान की बात करें, उसके बाद जो बंदूक ने अपना फिर से सर उठाया, पुलवामा एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है। पिछले कुछ समय से शांत था, लेकिन इसके बाद जरूर फिर एक बार वहां के लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट ये आपका रहेगा जो आपने जानकारी दी है मीर फरीद। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का। लेकिन बड़ी खबर है इस पर, सुधांशु जी एक प्रतिक्रिया आपसे लूंगी। रोहित जल्दी से बताइए, शाम 5 बजे तक 67.14% किशनगंज में 76% पार, कटिहार में 75%। जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर इस तरह की वोटिंग क्या साफ इशारा कर रही हैं कि एक तरफ अगर ध्रुवीकरण हुआ है तो काउंटर ध्रुवीकरण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से आप इसको रीड कर रहे हैं, जल्दी से? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, सही कहा आपने। सीमांचल क्षेत्र में जो है तकरीबन 70% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा 75% वोटिंग हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम बहुल इलाके में ही जो है इतनी ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। बिहार के बाकी अन्य ज़िले, बाकी 16 ज़िलों में भी अगर आप देख लीजिए तो हर ज़िले में जो है 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो आप जो बता रही थी कि अगर मुसलमान इलाके में अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो काउंटर में आप देख सकते हैं अन्य ज़िलों में भी जो है वो ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। अभी फिलहाल 5 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं 67.14% सुधांशु जी है कि एक छोटा सा रिएक्शन 30 सेकंड का, 2 लाइन का सुधांशु जी से। सुधांशु जी 2 लाइन का रिएक्शन इस पर।
बम्पर वोटिंग। देखिए, जो अभी आपके संवाददाता कह रहे थे उसी बात को मैं कहना चाहूंगा कि जो अधिक वोटिंग हुई है इसका मतलब जनता ने सकारात्मक दृष्टि से आगे हुआ है। जहां तक मुस्लिम समाज की बात है तो वो हमेशा से 85% 90% वोटिंग करता रहा। सीएसडीएस ने अपने असेसमेंट में दिया। सीएसडीएस में कोई मतलब ऐसा नहीं क्योंकि उसका बीजेपी से कनेक्शन है। 2 साल पुरानी उनकी रिपोर्ट है कि मुस्लिम समाज ऑन एन एवरेज 85 to 90% पोल करता है। तो अगर ज्यादा पोल हुआ है तो इसका मतलब समाज के हो सकता है सभी वर्गों ने मिलकर अधिक पोलिंग की हो, इसलिए पिछली बार से अधिक पोल हो सकता है। बहुत धन्यवाद।